गुफ्तगू हो रही थी कि जो इस वक्त सूरत हाल डेवलप हुई है पाकिस्तान में बारिशों के हवाले से, और जो तबाही हर साल की तरह हमें इस बार भी देखने को मिल रही है, उसमें गवर्नेंस का कितना सीरियस इशू है। अनिका, अभी आपने बड़ी एक दो इम्पोर्टेंट बातें की। अब सवाल ये बनता है कि ये देखिए, मैं और आप भी ये डिस्कशन तब कर रहे हैं क्योंकि आज हर तरफ मुल्क में जो है वो बारिश की वजह से एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। जब ये मानसून का सीजन खत्म होता है तो मैं और आप भी भूल जाते हैं, हम भी सियासी मामलात में जुड़ जाते हैं। अभी भी हमने सियासी गुफ्तगू तो करनी है, लेकिन शायद ये जो गवर्नेंस के ऊपर लैक ऑफ फोकस है, ये सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, ये शायद इसमें हमारा कसूर भी है। हम लोग को भी उसको इतनी तरजीह नहीं देते जितनी देनी चाहिए। हम भी मसाला स्टोरीज के पीछे भागते हैं, हम भी जो है वो रोजमर्रा के जो सियासी इख्तलाफात हैं, झगड़े, उन्हीं पे बात करते हैं, और गवर्नेंस के हवाले से शायद हुक्मरानों को वो आईना नहीं दिखाते जो हमें दिखाना चाहिए। क्या ऐसे ही है? फाद साहब 100% गिल्टी एज चार्ज्ड, इसलिए क्योंकि ना तो हम दूध के धुले हुए हैं और ना ही और हम भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। हम में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि परफेक्ट नहीं है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर खराफात शायद बहुत ज्यादा होगी। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि हम लोग उतना फोकस नहीं कर रहे होते क्योंकि एक सर्टन गवर्नेंस चल रही होती है। हम उस टाइम तक, जब तक गवर्नेंस का भांडा फूटे ना, तब तक हम ट्रस्ट कर रहे होते हैं उन लोगों पर कि जो गवर्नेंस का काम जिनको सौंपा गया है वो कम से कम एक दफा की बेवकूफी के बाद या एक दफा के ब्लंडर के बाद नेक्स्ट टाइम वो ब्लंडर दोबारा नहीं करेंगे। एटलीस्ट उनको ये समझ होगी कि क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है, एटलीस्ट उनको ये समझ होगी कि अर्बन फ्लडिंग नाम की चीज भी है। तो सड़कें बना रहे हैं और हरी हरी जो लेन्स है वो बना रहे हैं अगर बाइकों के लिए, तो वो ये वाटर ड्रेन नहीं बना सकते? तो वो ये रेन ड्रेन्स नहीं बना सकते हैं क्या? क्या करोड़ों अरबों रुपए ये पेंट करने में हरा जो बाइक लेन है वो गुजार देना चाहिए? प्रायोरिटीज, वी नीड टू सेट आवर प्रायोरिटीज। और ये बात ठीक है, मतलब मैं तो इस पे बिल्कुल भी आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी कि हम लोग जो है वो बड़े अच्छे हैं और हम सारा कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। हम वाकई में मसाला स्टोरीज की तरफ जाते हैं, कौन लड़ रहा है कौन क्या कह रहा है हम उसकी तरफ जाते हैं। हमारा जर्नलिज्म ही सेज शी सेज हो चुका है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। काश के हम सब जो एटलीस्ट अपने प्रोग्राम का एक सेगमेंट या अपने न्यूज का 1/3% अवाम के मसाइल के हल को ढूंढने के लिए लगा दिया करें, तो क्या ही बात है। अपनी नाकिसी कोशिश हम इंडिविजुअली कर रहे होते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। अपने प्रोग्राम्स में बहुत दफा वाटर एक्सपर्ट्स को भी बुलाया और उनसे पूछा कि चलिए अगर डैम नहीं बनता तो दूसरा क्या हल है, अगर ये मामला सियासत की भेंट चढ़ जाता है तो कोई और हल बता दीजिए। तो हल तो बताए, दुनिया में सामने भी लेकर आए। पिछले ही साल, अभी ये जो पूरा साल गुजरा है इसके अंदर मैंने कई ऐसे शोज किए जहां मैंने पानी के मसाइल के ऊपर बात की। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे हुक्मरान भी मिर्च मसाले से हट के बाकी चीजों को देख रहे होते? मुझे नहीं लगता। मुझे बिल्कुल ये महसूस नहीं होता कि उनकी प्रायोरिटीज भी इस तरह से होती है कि आज से 6 महीने बाद क्या होना है। डे टू डे गवर्नेंस चल रही है हम लोगों की। एक होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, एक होती है मीडियम टर्म और एक होती है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हुक्मरानों की फेवर में नहीं है ओवरऑल, इसलिए क्योंकि वो 5 साल के लिए आते हैं, 5 साल का सोचते हैं, 5 साल के बाद अपने अगले इंतखाबात का सोचते हैं। मीडियम टर्म प्लानिंग के अंदर वो तख्तियां लगाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन वो मीडियम टर्म प्लानिंग का होता ही है कि पॉलिसी का तसलसल कोई नहीं होता। एक गवर्नमेंट आकर एक काम करती है, दूसरी आती है, उसको वो काम पसंद नहीं आता तो वो बंद कर देती है। चंद ऐसी मिसालें हैं जहां वो काम कंटिन्यू किया गया। फॉर एग्जांपल PMLQ ने 1122 स्टार्ट किया, PMLN की हुकूमत ने आके उसको कंटिन्यू किया, विच इज अप्रिशिएबल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अक्सर औकात ऐसा हुआ करता है कि जो अच्छा कोई प्रोजेक्ट चला भी हो तो उसको भी बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो उनका प्रोजेक्ट नहीं होता है। और शॉर्ट टर्म के लिए हम सारे जो है वो तस्वीरें भी खिंचवाना चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि हमें कोई बुरा भला भी ना कहे, हम ये भी चाहते हैं कि अगर कोई नेचुरल कैटास्ट्रोफी आ गई है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं और उसके अंदर हम जल्दी से बाहर जाके कोई बयान दे रहे हैं या हमने 5 लाख, हमारे यहाँ पॉलिसी क्या है कि अगर कोई वफात हो जाए तो इतने लाख का चेक पकड़ा दो, अगर कोई जख्मी हो जाए तो इतने लाख का चेक पकड़ा दो, और लाख का चेक देते देते साथ फोटो भी खिंचवाएं, चाहे वो पंजाब हो या वो KPK हो या वो सिंध हो या बलूचिस्तान हो। ये हमारा एक कल्चर बन के रह गया है, टेका सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल, ये कल्चर बन गया है, सियासी कल्चर बन गया है, और इसको चेंज करने को कोई तैयार नहीं है, बल्कि इसको एक्सेप्ट भी, प्राचा साहब, इस कल्चर को तो हमने एक्सेप्ट भी कर लिया है। और दूसरी चीज जो हमने एक्सेप्ट कर ली है वो ये है कि अब जो जिस तरीके से अब ये इलेक्शंस होंगे सेनेट में, उसमें खरीदो फरोख्त भी होगी, उसमें
रेट भी लगेगा, वो हमारे सामने हो रहा है। अब फिर आज साहब ये भी खबरें आ रही हैं कि कोई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह आपको याद होगा एक बार पंजाब असेंबली में भी ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और उन्होंने आपस में मिल बैठकर और सीटों का फैसला कर दिया था। तो अब ये खबरें इस तरह की भी आ रही कि शायद केपी में भी इस तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मगर अभी तक उस पर कोई ठोस चीज नहीं आई। तो ये जो सेनेट इलेक्शंस आ रहे हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट है आप देख रहे हैं केपी वाले? और क्या ये जो एक लार्जर इशू है कि जी हुकूमत को अब सेनेट में भी जो है वो अपने नंबर्स पूरे करने हैं, सही तरीके से 2/3 करनी है, ये उससे जुड़ा हुआ है मामला? पहली बात तो सेनेट इलेक्शन के हवाले से ये है कि शुक्र है हो रहे हैं, क्योंकि पिछले जब बाकी सूबों में हो गए, यहाँ नहीं हुए थे। बड़ा अजीब सा लगता था कि फेडरेशन का एक यूनिट जो है उसकी अपर हाउस में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि सेनेट तो हाउस ऑफ फेडरेशन कहलाता है। मेरे लिए ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में उनकी सेनेट में नुमाइंदगी हुई। इस बार जब इलेक्शन हुए तो खैबर पख्तूनख्वा रह गया था। आपने दुरुस्त फरमाया, जो ख़बरें हैं अंडरस्टैंडिंग की, मेरा ख़्याल है वो सही हैं। और मेरी जो छोटी बहुत इंफॉर्मेशन है, थोड़ी बहुत, उसमें 6 नशिस्तें पीटीआई या उनके बैक्ड कैंडिडेट्स को जा रही हैं और 5 जो हैं वो जो केपी में अपोजिशन इत्तेहाद है, जिसमें जेयूआई है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें पीएमएलएन है या एएनपी है या पीटीआईपी है, पीटीआईपी जो महमूद ख़ान और परवेज़ खटक वाली जमात है, उनमें जो अंडरस्टैंडिंग है तो 5 उनके जा रही हैं, जिसमें 2 जा रही हैं पीपल्स पार्टी को, 2 जा रही हैं जेयूआई को, एक जो है वो पीएमएलएन को जा रही है। और इसमें बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हुई, जो पीएमएलएन ने अपना कैंडिडेट विदड्रॉ किया, जहाँ टाई हो रही थी जेयूआई के मुकाबले में, तो उससे ये रास्ता मेरा ख्याल है आगे बढ़ा है। तो अगर ये वाकई आज शाम या कल शाम तक फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाती है, और मज़े की बात फ़ाद हुसैन साहब ये है कि वैसे बहुत लड़ाई है, लेकिन इसके लिए कोई ख़ास मीटिंग भी कल रात हुई, सारे मिल के बैठे हुए थे और उसमें यही नुक्ता था कि ख़रीदो फ़रोख्त का जो एक इल्ज़ाम लगता है खैबर पख्तूनख्वा पे, उससे अवॉइड किया जाए। लेकिन फिर अगेन वो पीटीआई के अंदर से वो ख़बरें आती रहीं मिर्ज़ा आफरीदी साहब के बारे में, जो उन्होंने लाहौर में डिनर भी होस्ट किया, या जो नाम 6 अगर वाकई 6 पीटीआई को मिलती हैं तो बैरिस्टर सैफ ने कहा कि एक बंदा भी बाहर से नहीं आएगा। बाकी कुछ पार्टी के लोग एतराज़ात कर रहे थे, लेकिन वो चूँकि उनका अपना मामला है, मैं तो वहाँ असेंबली या जो रेलेवेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं उनके पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। तो मेरी कम अज़ कम ये इन्फॉर्मेशन है कि ये कहीं ना कहीं ये हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, उसका फॉर्मल जो है वो ऐलान होना बाकी। अब जो दूसरा बड़ा अहम पहलू आपने बताया कि बज़ाहिर तो देखा जाए तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 6 आएँ, 5 आएँ या 7 आएँ, 4 आएँ, क्योंकि चेयरमैन सेनेट इलेक्ट हो चुके हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट इलेक्ट हो चुके हैं, और ऑब्वियसली उनके पास मेजॉरिटी थी, तो वो पीपल्स पार्टी नून लीग के इत्तेहाद के वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बन गए। लेकिन 2/3 वाला जो मामला है कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों के बाद तो उनको मिल गई, वो बन गए 230 प्लस बन गए, और मेजॉरिटी उनको, सिंपल मेजॉरिटी तो पहले थी। अब इस इत्तेहाद को आइनी तरमीम के लिए अगर कभी आइनी तरमीम करना पड़ी तो वो कौमी असम्बली में तो है। सेनेट में अलबत्ता ये ज़रूर है कि चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन के लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट को किसी भी वक्त तरमीम की ज़रूरत पड़ती है। अगर 26 तरमीम हो चुके हैं तो 27, 28, 29, 30 भी फिर हो सकती हैं। ये वहाँ कंट्रीब्यूट करेगा, और इसके लिए सेनेट के खैबर पख्तूनख्वा के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोई ड्रास्टिकली चेंज नहीं है, क्योंकि 6 और 5 का है। तो जो पहले उनके फिगर्स हैं, अपोजिशन जो केपी में है और यहाँ मरकज़ में वो रूलिंग है, उनको 5
मैं फिर कहूँगा जो मेरी इन्फॉर्मेशन है 5 उनको और मिल जाएंगी और 6 जो है वो पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट होंगे। तो ये कम से कम फिर कहूँगा कि मेरे लिए ज़्यादा अहम ये है कि एक फेडरेशन का यूनिट जो सेनेट में, हाउस ऑफ फेडरेशन में नॉन रिप्रेजेंटेटिव जा रहा था, यानी इस आधे जो इस दफ़ा होने थे वो कम से कम मंडे को 21 को आ जाएंगे वो। लेकिन इसमें इमरान ये जो बात अभी कर रहे हैं पराचा साहब, ये 2/3 के हवाले से, उसमें अगर आप नंबर्स गेम में जाएं सेनेट की, तो जो 2/3 के लिए जो फिगर चाहिए, जो अभी गवर्नमेंट के पास जो नंबर्स हैं, और अगर केपी की तरफ से और मजीद आ जाते हैं, और जो उसमें इंडिपेंडेंट सेनेटर्स हैं जो गवर्नमेंट के साथ हैं, मसलन फैसल वाडा साहब हो गए या अनवारुल्लाह काकड़ साहब हो गए, तो नंबर्स मिला के तकरीबन उनके 2/3 के करीब पहुंचते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि अगर JUIF जो है वो अगर गवर्नमेंट के साथ वोट करे सेनेट में, तो 2/3 आ जाती है। तो एक बार फिर हस्ब रिवायत मौलाना फजल रहमान साहब ने कम सीटों के साथ, कम नंबर्स के साथ अपनी पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट बना ली है कि हर जमात को और हर इदारे को जो है अब उनके दर पे आना पड़ेगा। तो सेनेट में भी कहानी जो है वो कुछ इसी तरह की लग रही है। यही मेरा ख्याल है कि खूबसूरती होती है सिस्टम की कि आप जो हैं वो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही हों कि आप कमज़ोर या अददी एतबार से उस मतलब कि बहुत बड़ी पार्टी ना भी हों, तो उस तरह की एक पोजीशन इख्तियार आपको कर लें या मिल जाए या बना लें, तो मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट तो मौलाना फजल रहमान साहब को देना चाहिए। बाकी जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया था, और इन जितने भी सियासी खिलाड़ी इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, मैं इमरान खान साहब से हट के बात कर रहा हूँ, वो उनको पता है कि कौन सी चीज़ें किस तरह से करनी हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो मतलब ये कह लें कि रियासत के साथ कहाँ तक रियासत या रियासती इदारों को मार्जिन मिलना चाहिए और कहाँ तक रियासती इदारों को आगे आपने नो भी कहना है। 26वीं आईनी तरमीम में जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब का किरदार मुझे तो कम से कम इसी तरह से ही महसूस हुआ, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मिलके जो है वो मतलब वो तो फिर बड़ा खुल के उन्होंने कहा था ना कि जी कि वो जो असल 26वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट था वो तो बड़ा खौफनाक था, उन्होंने तो किसी और भी नाम से तशबीह दी थी। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब ये जो बातें हो रही हैं या जो एक ख़दशे का इजहार किया जा रहा है कि 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी और फिर पता नहीं ये कोई सदारती निज़ाम भी आ सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ये कुछ शकूक व शुबहात जो हैं वो अडयाला जेल से भी इमरान खान साहब ने भी उनका इजहार किया है। मेरा ये ख्याल है कि ये जो आपकी पार्लिमानी लीडरशिप है वो शायद इस हद तक मामलात को ना जाने देंगी, और ना ही मेरा ख्याल है कि वो कोई उस तरह से सपोर्ट करेंगी कि जो असल डेमोक्रेटिक सिस्टम है या पार्लिमानी निज़ाम में जो हुकूमत है उसमें कोई तब्दीली वगैरह आए, क्योंकि बातें बहुत चल रही थी कि सदारती निज़ाम भी आ सकता है, फ़लाँ भी आ सकता है। हालांकि सदारती निज़ाम तो मुमकिन ही नहीं कि इस तरह से आ जाए, और लेकिन उसके बावजूद बातें करने वाले बातें करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो लीडरशिप इस वक्त सेनेट के अंदर मौजूद है वो कोई इस तरह की इस गलती उनके हाथों से सरजद नहीं होगी। बिल्कुल सही है, और देखते हैं कि अब ये जाहिर बात है जब ये नंबर्स मुकम्मल तौर पर आ जाएंगे तो उसके बाद उन नंबर्स की बुनियाद पे जो है वो किस तरह की लेजिस्लेशन होती है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आएंगे तो मजीद कुछ गुफ्तगू करेंगे। डू स्टे विद अस।